साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको वसंत भाग 2 का 15वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है नीलकंठ और जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। इस चैप्टर का आज मैं आपको सारांश समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं नीलकंठ चैप्टर का सारांश। छात्रों, नीलकंठ रेखाचित्र में महादेवी वर्मा का जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और लगाव के बारे में बताया गया है। उनके चिड़ियाखाने के पक्षी एवं जानवर इस प्रकार मिलजुल कर रहते थे मानो वे एक ही परिवार के सदस्य हों। नीलकंठ रेखा चित्र में नीलकंठ नामक मोर के जीवन का वर्णन किया गया है। छात्रों, इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि जो लेखिका हैं महादेवी वर्मा, वो अपने घर पर जीव जंतुओं को पालकर रखती थीं। उन्होंने एक बड़ा सा जाली घर बनवा रखा था जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते थे। साथ ही साथ इस रेखाचित्र के माध्यम से यह भी पता चलता है कि महादेवी वर्मा जीव जंतुओं के प्रति बहुत ही लगाव रखती थीं, बहुत ही संवेदना रखती थीं। किसी भी जीव जंतु को अगर घायल अवस्था में कहीं पर वो पाती थीं तो उनको पाल पोस करके अपने घर में बड़ा करती थीं। इसी प्रकार की एक कहानी है नीलकंठ की। नीलकंठ सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि एक नीलकंठ पक्षी भी होता है और नीलकंठ का मतलब ही है नीला है कंठ जिसका, अर्थात जिसकी गर्दन नीली है, उसके लिए नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर नीलकंठ एक मोर के बारे में कहा गया है, एक मोर को कहा गया है और उसी के जीवन से संबंधित कुछ यहाँ पर जो भी यादें थी महादेवी वर्मा की इन जीव जंतुओं को लेकर के, उसी को यहाँ पर उन्होंने बताया है। आइए इस कहानी को समझते हैं। छात्रों, एक दिन लेखिका अपने किसी अतिथि को स्टेशन पर पहुंचाकर घर वापसी में पक्षियों को बेचने वाले बड़े मियां की दुकान पर रुकी। बड़े मियां ने उनसे कहा कि शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे लाया है। इनमें से एक मोर और दूसरी मोरनी है। इन्हें आप रख लो, नहीं तो कोई मारने के लिए ले जाएगा। लेखिका ने उन दोनों को 35 रुपए में पिंजड़े सहित खरीद लिया था। जब लेखिका उन दोनों पक्षियों को लेकर घर पहुंची तो सबने कहा कि आप मोर के स्थान पर तीतर ले आई हैं। दुकानदार ने आपको ठग लिया है। लेखिका को उनकी यह बात अच्छी नहीं लगी और वे दोनों पक्षियों को अपने कमरे में ले गईं, अपने कमरे में ले आईं। दोनों पक्षी आजादी से उनके कमरे में घूमने लगे। कुछ ही दिनों में वे दोनों लेखिका से घुल मिल गए थे। लेखिका ने दोनों को पक्षियों वाले बड़े जाली घर में पहुंचा दिया। इन नए पक्षियों को वहां मौजूद पुराने पक्षी बड़े ध्यान से देखते हुए उनके चारों ओर घूमने लगे। मोर के बच्चे अब कुछ बड़े हो गए थे। छात्रों, ये ऊपर जो पैराग्राफ पढ़ा गया, इसमें यह बताया गया कि जो लेखिका हैं किसी अपने रिश्तेदार को एक बार स्टेशन पर छोड़ने जाती हैं और वहां से जैसे ही निकलती हैं इलाहाबाद स्टेशन से, उसके जस्ट सामने ही एक रोड है जिस पर पक्षियों को बेचने वाले वहां पर कुछ दुकानदार रहते हैं। तो वहां पर एक बड़े मियाँ हैं जो कि इस प्रकार के पक्षियों को बेचते हैं। तो वहां पर वो जब जाती हैं तो देखती हैं कि वो एक मोर और एक मोरनी को लाया है और बहुत ही बातें वो करता है। लेकिन यहाँ पर उन तमाम बातों को नहीं बताया जा रहा है, संक्षेप में मैं कहानी आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे करके वहां से 35 रुपए में वो खरीद लेती हैं और उसको अपने घर ले आती हैं। घर वाले कहते हैं तुम ठग गई हो, लेकिन इसके बावजूद वो उन दोनों पक्षियों को पाल पोस करके बड़ा करती हैं, अपने कमरे में रखती हैं, जबकि उनके कमरे को पूर्णतः वो चिड़िया खाने जैसा परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन जब वो घुल मिल जाते हैं, साथ में रहने लगते हैं और लेखिका से काफी परिचित हो जाते हैं, तो लेखिका उनको ले जा करके अपने जाली घर में छोड़ देती हैं। बच्चों, आगे देखिए क्या होता है। मोर के सिर की कनगी कुछ बड़ी और चमकदार हो गई तथा चोंच पहले की अपेक्षा तीखी हो गई थी। लेखिका बताती हैं कि अब मोर थोड़ा बड़ा हो गया है
तो उसके आप लोग देखे होंगे सर पर इस प्रकार से जो कनगी होती है वो क्या है, अब उसमें चमक आ गई थी और उसकी जो चोंच है वो क्या है, अब तीखी हो गई थी, मतलब नुकीली हो गई थी। मोर की आंखों में नीली आभा चमकने लगी थी। मोर की गर्दन लंबी और सुंदर थी। दूसरी ओर मोरनी का विकास भी हो रहा था, किंतु मोरनी का सौंदर्य इतना आकर्षक नहीं था। किंतु वह मोर की सच्ची सहचारिणी थी। छात्रों, अब जैसे जैसे मोर बड़ा हो रहा है तो उसमें मोर के सारे गुण दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि जब छोटा था, जब मोर के बच्चे छोटे होते हैं तो उस समय बटेर जैसे लगते हैं, तीतर जैसे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर जो मोर की विशेषताएं हैं, जो चमक है, जो उनके अंदर नीली आभा होती है, वो सारी सुंदरता और उनके पंखों का जब विकास हो जाता है और जब वो पंख खोल करके नाचते हैं, ये सारी माने अब उनके अंदर विकास होना शुरू हो गया था, क्योंकि अब मोर बड़ा हो रहा था। इसीलिए वो देखने में बहुत ही सुंदर था। मोरनी उतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन वो सच्ची सहचारिणी थी। उसके साथ में, सहचारिणी मतलब उसके साथ में रहने वाली, जो हर समय उसका साथ दे, तो वो हमेशा उसके साथ में मोर के रहती थी। मोर की नीली व चमकदार गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। मोर की क्या थी, नीली व चमकदार गर्दन थी, इसलिए उसका नाम, मोर का नाम यहां पर नीलकंठ रख दिया जाता है। और मोरनी सदा मोर के साथ छाया की भांति रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। जिस प्रकार से श्री कृष्ण के साथ राधा हमेशा रहती थी, उसी प्रकार से यहां पर मोर के साथ हमेशा ये मोरनी लगी रहती थी, इसलिए इसका नाम राधा रखा गया। देखते ही देखते मोर जवान हो गया और वह लेखिका के चिड़ियाखाने का स्वामी बन गया था। चिड़ियाघर के सभी पक्षी उसकी देख रेख में काम करते थे। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता था, तब मोर उसे अपनी चोंच के प्रहार से दंड देता था। तो इस प्रकार से देखते हैं कि लगातार मोर का विकास हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और जैसे ही वो चिड़ियाखाने में पहुंचता है तो सभी का वो नेता बन जाता है और वो उसकी बात सभी लोग मानते थे। अगर कोई नहीं मानता था तो वो उसको दंडित भी करता था, उसको दंड भी दिया करता था। मोर सबकी रक्षा भी करता था और प्रधान होने के कारण, उन सबका नेता होने के कारण, कोई भी अगर उनके ऊपर आपदा आती है तो वो रक्षा करने के लिए भी आगे आता था। इसी प्रकार एक घटना यहां पर लेखिका बताती हैं कि एक बार क्या होता है कि एक सांप आकर के खरगोश के बच्चे को पकड़ लेता है। खरगोश के बच्चे की धीमी आवाज भी मोर के तेज कानों ने सुन ली। खरगोश के बच्चे को पकड़ लेता है तो वो बच्चा धीरे धीरे रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, और उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी। उसके बावजूद मोर उसकी आवाज को सुनकर के उसको बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। उसने तुरंत सांप के फन को अपने पंजों में दबोचकर उस पर अपनी तेज चोंच के प्रहार से सांप को घायल करके खरगोश के बच्चे को उसके मुख से निकाल लिया। इस प्रकार से वो खरगोश के बच्चे को बचा लेता है। बाहर निकलते ही खरगोश का बच्चा बेहोश हो गया। नीलकंठ ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। छात्रों, इस प्रकार से वो सांप को टुकड़े टुकड़े कर डालता है और खरगोश के बच्चे को बचा लेता है। जो मोरनी है वो तो ज्यादा सहयोग नहीं करती है। यहां पर लेखिका बताती है कि यद्यपि मोरनी ने मोर की कोई सहायता नहीं की, किंतु उसने अपनी केका ध्वनि से पूरे घर में इस घटना को की सूचना दे दी। वो वहां पर कोई सहयोग तो नहीं करती, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला करके, आवाज लगा करके सबको बुला लेती है कि कोई घटना हो गई है। इस प्रकार से वो पूरे घर के लोगों को सूचना दे देती है। जब तक घर के लोग वहां पहुंचे तो सांप मर चुका था। नीलकंठ खरगोश के बच्चे को अपने पंखों की गर्मी पहुंचा रहा था। इस घटना को देखकर लेखिका ने सोचा कि कार्तिकेय ने मोर को अपनी सवारी बनाकर अच्छा ही किया था। मोर कलाप्रिय एवं साहसी पक्षी है। वह बाज तथा चील की भांति हिंसक नहीं है। छात्रों, यहां एक बात और ये ध्यान रखिए कि देखिए, जो नीलकंठ है वो देखता है कि खरगोश का बच्चा जब सांप की पकड़ से काफी कमजोर हो गया है और एकदम डरा हुआ है, तो नीलकंठ अपने पंखों में उसको लपेट करके, पंखों से गर्मी देते हुए, अपने पंखों से उसके ऊपर दबा करके उसको लगातार गर्मी देता है, जिससे कि उसका भय, उसकी डर खत्म हो जाए और वो ठीक हो जाए।
इन चीजों को देख करके लेखिका एक प्रश्न करती हैं कि भगवान शंकर के जो पुत्र हैं, बड़े पुत्र कार्तिकेय, उन्होंने हो सकता है इन्हीं विशेषताओं के कारण ही मोर को अपना सवारी बनाया होगा। क्योंकि मोर क्या है, वो बहुत ही कलाप्रिय पक्षी होता है। ये जैसे कि बाज होता है, अन्य छोटे छोटे पक्षियों को मारकर खा जाता है, या चील जो होता है, हिंसक होते हैं ये, उस प्रकार से ये हिंसक पक्षी नहीं होता है मोर। इसीलिए हो सकता है इसका उन्होंने चुनाव किया रहा हो। छात्रों, आगे देखते हैं। वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु नीलकंठ और राधा की प्रिय ऋतुएं थीं। मेघों के आने से पहले ही वे हवा की सुजल आहट पा लेते थे। वर्षा ऋतु में नीलकंठ द्वारा पंखों को फैलाकर नृत्य करना मनभावन था। वर्षा की गति के साथ साथ नीलकंठ के नृत्य की गति भी बढ़ने लगती थी। राधा भले ही नीलकंठ की भांति सुंदर नृत्य नहीं कर सकती थी, किंतु फिर भी नृत्य में उसका पूरा साथ अवश्य रहता था। छात्रों, जैसे ही वसंत ऋतु आती है या वर्षा ऋतु आती है, ये ऋतु क्या होता है कि ऐसे जो पक्षी हैं, जैसे कि मोर है, मोरनी है, इन सबको वर्षा ऋतु बहुत ही पसंद होती है। इस समय वो नृत्य करते हैं। और वसंत ऋतु में जैसे ही पेड़ पौधों में पत्तियां फूल आ जाते हैं, जो पेड़ हैं वो नई नई कोपलों से लद जाते हैं, उसमें कलियां आ जाती हैं, फूल आ जाते हैं। तो इन सब ऋतुओं में राधा अर्थात मोरनी और मोर दोनों परेशान हो जाते थे अपने वहां पर, बल्कि जाली घर में न रहकर उससे बाहर निकलने की कोशिश करते थे। ये ऋतुएं इनको बहुत ही पसंद थी। इस समय वो अपने पंखों को फैला करके नृत्य करना, ये सारी क्रियाएं इस समय ये लोग करते थे। आगे देखिए। नीलकंठ और राधा का प्रेम साहचर्य का प्रेम था। एक दिन लेखिका नखास कोने से निकली तो बड़े मियाँ ने कार को रोक लिया तथा उन्हें एक मोरनी दिखाई जिसके पंजों की उंगलियां टूटी हुई थी। उसने बताया कि चिड़ी मार ने ऐसा किया है। लेखिका ने उसे 7 रुपए में खरीद लिया। इलाज से वह ठीक हो गई। लेखिका ने इसका नाम कुब्जा रख दिया था। छात्रों, राधा और नीलकंठ साथ साथ रहते थे, इसीलिए यहां पर कहा गया कि इन दोनों का जो प्रेम था वो साहचर्य का प्रेम था। एक दूसरे का साथ देते थे, साथ में रहते थे। एक दिन क्या होता है कि ये लेखिका इलाहाबाद का जो नखास कोना एक स्थान है जो इलाहाबाद स्टेशन के पास में ही है, तो वहां पर गई थी, उधर से आ ही रही थी कि जो बड़े मियाँ जिसके यहाँ से वो मोर मोरनी को ले आई थी, वही फिर से उनको रोकता है और दिखाता है कि देखिए चिड़ी मार ने ये मोरनी है, इसके पैरों को तोड़ दिया है, इस प्रकार से इसको दंडित किया है, पकड़ते समय इसके अंगुलियों को तोड़ डाला है, इसको आप ले जाइए। तो लेखिका 7 रुपए में उसको खरीद लाती हैं और लेखिका उसका नाम क्या रखती हैं? कुब्जा रखती हैं। कुब्जा किस कारण से रखती हैं? क्योंकि उसके पैर की अंगुलियां टूटी हुई थी, वो लंगड़ा के चलती थी, तो इसलिए उसका नाम कुब्जा रख दिया गया। आगे देखिए। कुब्जा अन्य पक्षियों की भांति सबसे मिलकर रहने वाली नहीं थी। वह सदा नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। जब वह राधा को नीलकंठ के साथ देखती तो वह उसे मारकर नीलकंठ से दूर करने का प्रयास करती। उसने एक बार तो राधा के पंख व कनगी नोच डाली। राधा ने 2 अंडे दिए, लेकिन कुब्जा ने उन्हें भी तोड़ दिया। तो छात्रों, ये जो कुब्जा है, ये जिस प्रकार से अन्य वहां पर पक्षी जीव जंतु सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे, जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको बताया कि यहाँ सभी जो जीव जंतु थे एक परिवार के भांति रहते थे, लेकिन जैसे ही कुब्जा आती है, जैसे ही कुब्जा का प्रवेश होता है, वो अपने स्वभाव के अनुसार सबको परेशान करना शुरू कर दे। जैसा उसका नाम था टेढ़ा कुब्जा, उसी प्रकार से उसका स्वभाव भी टेढ़ा था। वो कभी भी राधा और नीलकंठ को साथ में नहीं रहने देना चाहती थी। वो नीलकंठ के साथ स्वयं रहना चाहती थी और राधा को मारकर दूर भगाती रहती थी। एक बार तो उसने राधा के पंख व कनगी भी नोच डाली थी। राधा ने 2 अंडे दिए थे, उनको भी तोड़ डाला था। तो इस प्रकार से वो लगातार परेशान करती थी। राधा से अलग रहकर नीलकंठ निराश रहने लगा। कई बार वह जाली घर से भाग भी गया। कई बार तो वह आम की शाखाओं में छिपकर भूखा प्यासा बैठा रहता। लेखिका सोचती थी कि समय आने पर वह संभल जाएगा, किंतु एक प्रातः
लेखिका देखती हैं कि नीलकंठ धरती पर पंख फैलाकर बैठा था। लेखिका के पुकारने पर भी वह वहां से हिला डुला नहीं, वह मर चुका था। लेखिका ने उसे अपनी शाल में लपेटकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। छात्रों, कुब्जा के इस प्रकार के व्यवहार से नीलकंठ राधा से अलग रहने के कारण लगातार निराश रहने लगा। निराशा उसके अंदर घर करने लगी। कई बार तो उसके भय से, कुब्जा के भय से वो जाली घर से भाग भी गया। कभी कभी वो आम की शाखाओं में जाकर छिप कर बैठा रहता भूखा प्यासा। लेकिन महादेवी वर्मा सोचती थी कि शायद समय के साथ वो संभल जाए, अपने आप को इन परिस्थितियों के अनुसार ढाल ले, सारी चीज़ों से शायद समझौता करके वो आगे बढ़ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन लेखिका प्रातः देखती हैं, सुबह सुबह देखती हैं कि नीलकंठ धरती पर पंख फैलाकर बैठा था। लेखिका के पुकारने पर भी वह हिला डुला नहीं। लेखिका उसको पुकारती हैं, पुचकारती हैं, लेकिन वह नहीं सुनता, क्योंकि वह मर चुका था। लेखिका ने उसे अपनी शाल में लपेट करके गंगा नदी में प्रवाहित कर देती हैं। इस प्रकार से नीलकंठ का अंतिम संस्कार वो कर देती हैं। नीलकंठ मर जाता है। राधा नीलकंठ की मृत्यु के पश्चात उसका इंतजार करती रहती थी। मेघों के छा जाने पर वह उसे तेज आवाज से पुकारने लगती थी। कुब्जा भी नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन कुब्जा आम की शाखा से नीचे उतरी तो उसका सामना कजली कुतिया से हो गया। उसने कजली की पीठ पर अपनी चोंच से प्रहार किया। कजली ने 2 दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए और तभी उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इस प्रकार लेखिका ने इस पाठ में इन तीनों पक्षियों की प्रमुख विशेषताओं का सजीव वर्णन किया है। छात्रों, यहां पर लेखिका नीलकंठ और राधा, कुब्जा, इन सब को लेकर के बहुत ही सजीव तरीके से उन्होंने पूरा इसमें अपना जो रेखा चित्र है उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से अलग अलग पक्षियों का अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग जीव जंतुओं का अलग अलग स्वभाव होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, जब नीलकंठ की मृत्यु हो जाती है तो राधा उसको ढूंढती रहती है और जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो वो क्या करती है, अपनी तेज आवाज से उसको पुकारती है। उधर कुब्जा भी नीलकंठ को ढूंढती है लेकिन वो नहीं मिलता क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। एक दिन इसी प्रकार से घटना घटती है। वो कुब्जा आम की शाखाओं से नीचे उतरती है और जैसे ही कजली कुतिया को देखती है तो उसके ऊपर वो प्रहार कर देती है, उसको अपनी चोंचों से उसके मारती है, उसके पेट पर चोंच मारती है, जिसके कारण कजली कुतिया क्या करती है, उसकी गर्दन पकड़ करके उस अपनी दांत को गड़ा देती है। यहीं पर कुब्जा की मृत्यु हो जाती है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। छात्रों, आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।